प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को यूट्यूब चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक हिंदी और स्कूल व्याख्याता हिंदी भर्ती परीक्षाओं के लिए कक्षा 9, 10, 11, 12 की पाठ्य पुस्तकों की एक श्रृंखला हम चैनल पर आयोजित कर रहे हैं। और ये जो सीरीज है कक्षा 9, 10, 11, 12 की पाठ्य पुस्तकों की, इसमें कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तकें इन दिनों हम पढ़ रहे हैं। कक्षा 11 में अनिवार्य की जो पाठ्य पुस्तक है आरोह, उसके काव्य खंड को हम पूरा कर चुके हैं। वीडियो इसी चैनल पर मौजूद हैं। और कक्षा 11 में जो साहित्य की पाठ्य पुस्तक है अंतरा, उसके काव्य खंड को हम पढ़ रहे हैं। तो अंतरा जो साहित्य की पाठ्य पुस्तक है कक्षा 11 में, उससे सुमित्रानंदन पंत की कविता संध्या के बाद, सुमित्रानंदन पंत मूलतः छायावादी कवि है। इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, मूलतः छायावादी कवि है। इसका अर्थ है छायावाद के बाद भी उनकी काव्य चेतना के अनेक पड़ाव हैं। छायावादी होने के बाद वो प्रगतिवादी हुए। अरविंद दर्शन का भी उनकी कविता पर प्रभाव रहा। तो मूलतः सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवि हैं। उनके जीवन परिचय से हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहले उनका जीवन काल हम देखते हैं। देखिए, वो बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, इसलिए उनके जीवन काल को आपको याद करना है। मैं हर वीडियो में कह रहा हूं कि हमको कवि परिचय का एक रजिस्टर, एक रिकॉर्ड तैयार करना है। एक पृष्ठ पर आप एक कवि लिखिए और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, उनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनको लिखिए। और एनसीईआरटी की पुस्तकें जो दे रही है, कम से कम उतना तो अवश्य करिए। उसके बाद आप कुछ लिख सकें साहित्य इतिहास की पुस्तकों से तो अलग बात है, पर कम से कम इतना तो आवश्यक रूप से आप महत्वपूर्ण तथ्य उनके बारे में याद करिए। तो 1900 से 1978 सुमित्रानंदन पंत का जीवन काल है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा उत्तरांचल के कौसानी गांव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में और उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। सन 1919 में गांधी जी के एक भाषण से प्रभावित होकर उन्होंने बिना परीक्षा दिए ही अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए। तो अपनी शिक्षा को उन्होंने गांधी जी की अपील पर अधूरा छोड़ा और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगे। पंत जी ने बचपन से ही काव्य रचना शुरू कर दी थी। सुमित्रानंदन पंत ने बचपन से ही काव्य रचना शुरू कर दी, लेकिन उनका वास्तविक कवि कर्म बाद में आरंभ हुआ। उनकी जो पहली रचना है, उनकी जो पहली कविता है, उसका नाम मैं आपको बता दे रहा हूं, गिरजे का घंटा। उनकी प्रथम कविता कही जाती है गिरजे का घंटा। इसको आप नोट करिएगा, उनकी प्रथम कविता कही जाती है। उनका काव्य संग्रह है पल्लव। विशेष रूप से चर्चित उनका काव्य संग्रह है पल्लव, और उसकी भूमिका हिंदी कविता में युगांतरकारी महत्व रखते हैं। पूर्व में भी किसी वीडियो में सुमित्रानंदन पंत को पढ़ाते हुए मैं बता चुका हूं, फिर आपको बता रहा हूं कि उनका जो काव्य संग्रह है पल्लव, उसकी जो भूमिका है, पल्लव की भूमिका आप इसको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। पल्लव की जो भूमिका है, इसको छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। छायावाद का घोषणा पत्र। सुमित्रानंदन पंत जी की जो कविता है पल्लव, और पल्लव की उन्होंने जो भूमिका लिखी है, उसको छायावाद का घोषणा पत्र लिखा जाता है। एक प्रसंगवश आपको एक प्रश्न जो अक्सर वीडियोज में मैं पूछता हूं, कमेंट करके भी विद्यार्थियों ने बताया है, तो एक प्रश्न आप लोगों के लिए है कि पल्लव सुमित्रानंदन पंत की काव्य रचना है और एक आलोचनात्मक पुस्तक है पंत और पल्लव। आलोचनात्मक पुस्तक पंत और पल्लव, असल में एक बड़ा निबंध है पंत और पल्लव। ये किस लेखक का है? पंत और पल्लव जो निबंध है वो किन्होंने लिखा है? पल्लव की भूमिका और पंत की कवित्व पर विचार करते हुए पंत और पल्लव ये जो रचना है वो किसकी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो उनके जो काव्य संग्रह है पल्लव और उसकी भूमिका हिंदी कविता में युगांतरकारी महत्व रखते हैं। उन्होंने सन 1938 में रूपाभ पत्रिका निकाली। रूपाभ भी बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है। आपको बताया कि उनकी काव्य रचना के अनेक पड़ाव हैं। तो रूपाभ जो कविता पत्रिका है, वो प्रगतिशील चेतना की रचना है। देखिए, लिखा है उन्होंने सन 1938 में रूपाभ नामक पत्रिका निकाली।
जिसकी प्रगतिशील साहित्य चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि आप नए विद्यार्थी हैं तो प्रगतिशील या प्रगतिवाद का अर्थ आपको बता दे रहा हूं मैं। मार्क्स के दर्शन से जो प्रभावित रचनाएं हैं इनको प्रगतिवाद कहा जाता है। 1936, कुछ विद्वान कह रहे हैं 1938, यहां से प्रगतिवाद का आरंभ हुआ है। तो वो रचनाएं जो मार्क्स के दर्शन से प्रभावित हैं उन्हें हम प्रगतिवादी या प्रगतिशील रचनाएं कहते हैं। एक वरिष्ठ अध्यापक के लिए, स्कूल व्याख्याता के लिए तैयारी कर रहे हैं तो साहित्य का इतिहास पढ़ने के लिए आपके पास बहुत पुस्तकें उपलब्ध रहती है, पर एक पुस्तक आप मेरी सलाह से खरीदिए। नेट सेकंड पेपर की जो पुस्तक है प्रतियोगिता साहित्य की, प्रतियोगिता साहित्य प्रकाशन है, नेट सेकंड पेपर के लिए पुस्तक है, वहां से आप साहित्य का इतिहास आवश्यक रूप से पढ़िए। बहुत तथ्यात्मक है और मैं खुद उस पुस्तक को देखा हूं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उस पर यह पुस्तक आधारित है, इसलिए बहुत अच्छी और उपयोगी पुस्तक आप लोगों के लिए रहेगी। तो प्रतियोगिता साहित्य, नेट सेकंड पेपर, बहुत अच्छी पुस्तक है साहित्य इतिहास के लिए, देखिए। पंत जी प्रकृति प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। पंत जो है वो प्रकृति के कवि हैं और प्रकृति के कवियों में भी पंत को सुकुमार प्रकृति का कवि कहा जाता है या कोमल प्रकृति का कवि कहा जाता है। सुकुमार प्रकृति या कोमल प्रकृति के कवि कौन कहे जाते हैं, इस पर एक सीधा प्रश्न हो सकता है कि पंत को सुकुमार प्रकृति या कोमल प्रकृति का चित्र कवि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पंत को? क्योंकि सुमित्रानंदन पंत का जो काव्य है उसमें प्रकृति का रौद्र रूप, उसका तूफान, झंझा, बिजली, गर्जन, ये रूप वर्णित नहीं हुआ है। कोमल प्रकृति उनके काव्य में वर्णित हुई है। देखिए, उनकी कविताओं में, छायावादी कवियों में वे सबसे अधिक भावुक और कल्पनाशील कवि के रूप में चर्चित रहे हैं। उनकी कविताओं में पल पल परिवर्तित होने वाली प्रकृति के गत्यात्मक, मूर्त और सजीव चित्र मिलते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही पंत मानव सौंदर्य के भी कुशल चितेरे हैं। कल्पनाशीलता के साथ रहस्यानुभूति और मानवतावादी दृष्टि उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं। पंत का संपूर्ण साहित्य आधुनिक चेतना का वाहक है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को अभिव्यंजना की नई पद्धति और काव्य भाषा को नवीन दृष्टि से समृद्ध किया। देखिए, पहले भी पढ़ते हुए बताया है मैंने आप लोगों को, आज फिर बता रहा हूं। पंत कविता में चित्र भाषा की आवश्यकता पर बल देते हैं। चित्र भाषा, कवि की भाषा ऐसी हो जो बिंब उत्पन्न कर सके, इसको पंत ने आवश्यक माना है। ऐसी कविता जो बिंब उत्पन्न कर सके, हमारी आंखों के सामने एक दृश्य उपस्थित हो जाए, इस भाषा को सुमित्रानंदन पंत आवश्यक मानते। और पंत जी की भाषा सचमुच इतनी सक्षम है कि एक दृश्य उपस्थित कर सकती है। आगे जब हम पढ़ेंगे कविता को तो आप ये देखेंगे। पंत की कविता में भाषा और संवेदना का सूक्ष्म और अंतरंग संबंधों की पहचान है, जिससे हिंदी काव्य भाषा में नए सौंदर्य बोध का विकास हुआ है। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की काव्य भाषा की व्यंजना शक्ति का विकास किया। देखिए, शब्द की 3 शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जो उत्तम कविता होती है वो व्यंजना होती है। उत्तम कविता व्यंग्य होती है। व्यंग्य या व्यंजना अलग अलग अर्थ ध्वनित होते हैं। जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं, अर्थों की अनेक परतें हमारे सामने खुलती चली जाएं, इसको आप व्यंजना या व्यंग्य कहते हैं। उसे भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए अधिक सूक्ष्म बनाया, इसलिए उन्हें शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है। पीएससी ऐसे सीधी लाइन उठाकर आपको प्रश्न पूछेगी कि किस कवि को शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है। देखिए, सुमित्रानंदन पंत अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए थे। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। पंत की ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है पंत को चिदंबरा पर मिला है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को ही मिला है हिंदी कवियों में, चिदंबरा काव्य संग्रह पर मिला है। बाद में किसी पुस्तक पर साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ मिलना बंद हो गया, साहित्यिक अवदान पर ज्ञानपीठ मिलने लगे। आप लोगों को एक सलाह है कि ज्ञानपीठ पुरस्कारों की जो सूची है, हिंदी लेखकों को जिन जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है या जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है,
साहित्य अकादमी की एक सूची तैयार करिए। मैं हालांकि इस पर अलग से कक्षा करूंगा, पर इंटरनेट पर या किताबों में कहीं भी उपलब्ध है ज्ञानपीठ पुरस्कारों की सूची और साहित्य अकादमी पुरस्कारों की सूची। किस लेखक को मिला है, किस रचना पर मिला है, रचना किस विधा की है, इस पर पीएससी प्रश्न पूछती है। पंत जी की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा। पंत जी की छोटी कविता और गीतों के साथ परिवर्तन जैसी लंबी कविता। तो परिवर्तन सुमित्रा नंदन पंत की एक लंबी कविता है। आप लोगों को एक लंबी कविता का नाम आज की वीडियो के बाद बताना है। मैं बता रहा हूं आपको, ये नाम है हरिजन गाथा। कम चर्चित कविता है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कविता है। हरिजन गाथा एक लंबी कविता है और किस लेखक ने लिखी है, वीडियो में कमेंट करके आप बताइए किस लेखक ने लिखी है। देखिए, परिवर्तन जैसी लंबी कविता और लोकायतन नामक महाकाव्य की रचना की। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत ने कौन सा महाकाव्य लिखा है, इस पर प्रश्न सीधा बनता है। तो लोकायतन महाकाव्य की उन्होंने रचना की है। पाठ्य पुस्तक में जो कविता दी गई संध्या के बाद, वो ग्राम्या संकलन से ली गई है। ग्राम्या नाम से ही आपको पता चलेगा ग्रामीण जीवन का वर्णन है। पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता संध्या के बाद ग्राम्या संकलन से ली गई है। ग्राम्या का मूल स्वर ग्रामीण जनजीवन के विविध सामाजिक यथार्थ से जुड़ता है। इस कविता में ढलती हुई सांझ के समय, जब सांझ ढल रही है तो गांव का क्या वातावरण है, गांव के वातावरण, जनजीवन और प्रकृति का सुंदर चित्रण हुआ है, जिसमें वृद्धाएं हैं, विधवाएं हैं, खेत से घर लौटते किसान हैं और पशु पक्षियों का चित्रण उल्लेखनीय है। तो ग्राम्या जो कविता है उसको पढ़ना शुरू करते हैं। एक प्रसंगवश आप लोगों को ये बता दे रहा हूं कि ये जो आप एक स्कैन के लिए निशान बना हुआ देख रहे हैं, एनसीईआरटी की मूल पुस्तकें आपके पास हो तो ये निशान जो है वो हर पुस्तक पर बना हुआ है। और एक ऐप बता दे रहा हूं आपको, दिशा, इसको डाउनलोड करिए, स्कैन करिए, आपको पाठ के बारे में बहुत सारी बातें महत्वपूर्ण पता चलती जाएंगी। देखिए, संध्या के बाद सुमित्रा नंदन पंत की कविता है। आरंभ में कविता की टेक्निक देखिए, दो दो पंक्तियां मिलकर एक अर्थ बनाती हैं। सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर। ये दो पंक्तियां मिलकर एक अर्थ बना रही। सिमटा पंख, सिमटा पंख का अर्थ है पंख समेट कर, पंख समेट कर। सांझ की लाली, सांझ की लाली का अर्थ है संध्या की लालिमा। शाम को भी आसमान थोड़ा लाल होता है। तो सिमटा पंख सांझ की लाली यानी संध्या की लालिमा, जा बैठी अब तरु शिखरों पर। तरु शिखर का अर्थ है पेड़ के शिखर, तरु का अर्थ है पेड़ और शिखर का अर्थ है चोटियां। पेड़ों की चोटियों पर जा पहुंची है कौन? सांझ की लाली, संध्या की लालिमा। सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर। अपने पंख सपेट कर संध्या की लालिमा पेड़ों की डालियों पर पहुंच गई है। तो भाव क्या है, हमको भाव पकड़ना है। भाव यह है कि सूर्य अस्त हो रहा है। सूर्य अस्त हो रहा है तो उसकी रोशनी पेड़ों की डालियों पर दिखाई दे रही, चोटियों पर दिखाई दे रही हैं। ताम्रवर्ण पीपल से, ताम्रपर्ण पीपल से, ताम्रपर्ण पीपल से का अर्थ है तांबे जैसे रंग वाले, तांबे जैसे रंग के पत्ते। ताम्रपर्ण पीपल के पत्ते तांबे जैसे रंग के दिख रहे हैं। ताम्रपर्ण पीपल से, क्योंकि सूरज की रोशनी उन पर गिर रही है इसलिए वो तांबे जैसे रंग के दिख रहे हैं पत्ते। ताम्रपर्ण पीपल से, ऐसे पीपल जिसके पत्ते तांबे के रंग के हैं। शतमुख, शतमुख का अर्थ है सैकड़ों मुखों से। झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर, झर रहे हैं स्वर्णिम निर्झर यानी सुनहरे झरने। तो सूरज के डूबते हुए सूरज की रोशनी पीपल के पत्तों पर गिरती है। पीपल के पत्ते तांबे के रंग के हो गए और ऐसा लगता है उससे सैकड़ों रोशनी के झरने गिर रहे हैं। ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में, देखिए पंक्तियां, दो दो पंक्तियां मिलकर अर्थ बना रही हैं। ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में और ज्योति स्तंभ के समान यानी जलते हुए खंबे जैसा
ज्योति स्तंभ सा तो अलंकार है उपमा, एक चीज को दूसरी चीज के समान बताए तो अलंकार है उपमा। सा, से, सी, सरिस, सम, सदृश ऐसे शब्दों का प्रयोग हो तो अलंकार होता है उपमा। तो ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में, सरिता का अर्थ है नदी, ज्योति स्तंभ के समान वो नदी में धस गया है। और सूर्य क्षितिज पर होता ओझल, सूर्य क्षितिज पर खो रहा है, ओझल हो रहा है, आंखों से खो रहा है। तो सूर्य ऐसा लग रहा है जैसे नदी में डूब रहा है, और डूबता हुआ सूर्य ज्योति स्तंभ सा दिखाई देता है। ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में, ज्योति स्तंभ के समान सरिता में धस कर सूर्य क्षितिज से होता ओझल, सूर्य क्षितिज से ओझल हो रहा है। और बृहद, बृहद का अर्थ है विशाल। जिम्ह थोड़ा नया शब्द है, अर्थ लिख लीजिए मंद, जो धीमे चलने वाला हो। विश्लथ थका हुआ, विश्लथ का अर्थ है थका हुआ। केंचुलसा, केंचुलसा का अर्थ है केंचुली के समान, जैसी सांप अपनी केंचुली छोड़ता है, अजगर अपनी केंचुली छोड़ता है, ऐसी केंचुली जैसा। तो बृहद जिम्ह विश्लथ केंचुलसा, लगता चितकबरा गंगाजल, वो गंगाजल चितकबरा लग रहा है। चितकबरा समझते हैं, जिस पर धब्बे जैसी चीजें हो। तो बृहद जिम्ह विश्लथ केंचुलसा, लगता चितकबरा गंगाजल, तो विशाल, मंद और थके हुए केंचुली जैसा लग रहा है। कौन? गंगाजल। लगता चितकबरा गंगाजल, गंगाजल एक विशाल, धीमे, थके हुए केंचुली जैसा लग रहा है। और कैसा दिख रहा है गंगाजल? चितकबरा दिख रहा है गंगाजल। तो अलंकार आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। बृहद जम्ह विश्लथ केंचुलसा, एक चीज को दूसरी चीज के समान बताओ तो अलंकार होता है उपमा। धूप छाह के रंग की रेती, और गंगा के किनारे की रेती, रेती का अर्थ है मिट्टी, गंगा के किनारे की बालू। धूप छाह के रंग की रेती, धूप छाया के रंग की मिट्टी, अनिल उर्मियों से सर्पांकित। अनिल उर्मियों, अनिल का अर्थ होता है हवा, अनिल का अर्थ है हवा, और उर्मी का अर्थ है लहरें। लिख लीजिए आप लोग, अनिल का अर्थ है हवा और उर्मी का अर्थ है लहरें। तो धूप छाह के रंग की रेती, धूप छाया के रंग की रेत, गंगा के किनारे की रेत धूप छाया के रंग जैसी दिखती है। और अनिल उर्मियों से सर्पांकित, और हवा की लहरें चलने के कारण, अनिल का अर्थ है हवा, उर्मी का अर्थ है लहरें। तो अनिल उर्मियों से सर्पांकित, सर्पांकित का अर्थ है उस पर सांप बने हुए, सर्पांकित का अर्थ है सांप बने हुए। गंगा के जो किनारे की रेत है उस पर सांप बने हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हवाएं चल रही हैं वहां। नील लहरियों में लोडित, नील लहरियों में लोडित, नीली लहरों में हिल रहा है, लोडित का अर्थ है हिलना। नील लहरियों में लोडित, नीली लहरें हिल रही है। पीला जल, ऐसा पीला जल, और जल कैसे पीला है? क्योंकि सूर्य डूब रहा है नदी में, सूर्य डूबने के कारण जल पीला है। पीला जल रजत जलद से बिंबित, रजत का अर्थ है चांदी, तो चांदी जैसा सफेद, ऐसा लिख लेना। रजत का अर्थ है चांदी जैसा सफेद, और जलद का अर्थ है बादल। रजत जलद से बिंबित, बिंबित का अर्थ है छाया, बिंबित का अर्थ है छाया। तो देखिए, नील लहरियों में लोडित, वो जो नीली लहरों में हिल रहा है। पीला जल, ऐसा पीले रंग का जल। रजत जलद से बिंबित, उसमें चांदी जैसे सफेद बादल की छाया दिखाई दे रही। तो आप कल्पना कीजिए, गंगा का जल है वो हिल रहा है, पीले सुनहरे रंग का गंगा का जल है, और रजत जलद से बिंबित उस पर सफेद बादल की छाया दिखाई दे रही। और देखिए, सिकता, सलिल समीर सदा से, सिकता का अर्थ है मिट्टी। लिखते चलिए आप शब्दार्थ। सिकता का अर्थ है मिट्टी, सलिल का अर्थ आप लोग जानते हैं जल, और समीर का अर्थ है वायु। तो सिकता सलिल समीर सदा से, स्नेह पास में बंधे समुज्वल। स्नेह पास का अर्थ है स्नेह का बंधन।
स्नेह का बंधन। तो सुमित्रानंदन पंत क्या कह रहे हैं? मिट्टी, हवा और पानी स्नेह पास में बंधे समुज्ज्वल, वो आपस में बहुत स्नेह करते हैं, सदैव से स्नेह के पास में बंधे हुए हैं। और अनिल पिघल कर सलिल, अनिल का अर्थ है हवा, अनिल का अर्थ है हवा, बादल हवा के रूप में ही होते हैं, जलवाष्प के रूप में होते हैं। अनिल पिघलकर सलिल, हवा पिघलकर जल बन जाती है। अनिल पिघलकर सलिल, तो बादल तो वाष्प के रूप में ही होते हैं भाई, हवा पिघलकर पानी बन जाती है। और सलिल, सलिल का अर्थ है पानी। ज्यों गति द्रव खोकर, अपनी द्रव गति को खोकर बन गया लवोपल, लवोपल का अर्थ है ओला। या बर्फ। ये शब्दार्थ आप लोगों के लिए बिल्कुल नए हैं और याद रखने जैसे हैं। अनिल पिघलकर सलिल, तो हवा पिघलकर पानी बन जाती है। और सलिल जो गति द्रव खो बन गया लवोपल, और पानी अपनी द्रव गति को खोकर ओला या बर्फ बन जाता है। तो परीक्षा में ऐसे शब्दार्थ भी पूछे जाते हैं। लवोपल का अर्थ बताइए, यहां लवोपल का अर्थ क्या है? लवोपल का अर्थ है ओला या बर्फ का टुकड़ा। शंख घंट बजते मंदिर में, मंदिर में शंख और घंटे बज रहे हैं। लहरों में होता लय कंपन, उनकी लय ऐसे कांपती है जैसे लहरें आ और जा रही हैं। किसकी लहरें? शंख और घंटे की लहरें ऐसे कांपती है जैसे लहरें आ और जा रही हैं। और दीप शिखा सा ज्वलित कलश, और दीपक की लौ जैसा। शिखा का अर्थ है लो। देखिए प्रसंगवश आपको बता दे रहा हूं, इस संस्कृत कवि हैं कालिदास, उनको दीप शिखा उपमा बहुत पसंद है, इसलिए उनको दीप शिखा कालिदास भी कहते हैं। कालिदास को ये उपमा बहुत पसंद है, दीप शिखा, दिए की लौ जैसी। वो हर सुंदर चीज को दिए की लौ जैसी, ऐसा लिखा है उन्होंने, इसलिए उनको दीप शिखा कालिदास भी कहते हैं। और दीप शिखा सा ज्वलित कलश, और दीपक की लो जैसा जल रहा है कलश। कलश का अर्थ है मंदिर का कलश, मंदिर का कलश। दीपक की लो जैसा जल रहा है मंदिर का कलश। और देखिए, नभ में उठकर करता नीराजन, नभ में का अर्थ है आकाश, मंदिर के ऊपर लगा हुआ है वो कलश, और आकाश में उठ के नीराजन कर रहा है। नीराजन का अर्थ होता है आरती, ये भी आपके लिखने जैसा शब्द है। तो मंदिर का कलश दिए की लो जैसा उठा हुआ है, ऐसा लगता है आकाश में उठ के आरती कर रहा है ईश्वर की। और ये पंक्ति देखिए, तट पर बगुलों सी वृद्धाएं, और तट पर जो वृद्धाएं हैं, बूढ़ी महिला गंगा के किनारे कैसी दिखी हैं सुमित्रानंदन पंत को? बगुलों सी वृद्धाएं, बगुलों जैसी दिखी हैं, क्योंकि बगुला सफेद होता है, उन्होंने भी सफेद साड़ी पहन रखी है। तट पर बगुलों सी वृद्धाएं, तो फिर अलंकार है उपमा। देखिए उपमा की झड़ी लगा दी है सुमित्रानंदन पंत ने। तट पर बगुलों सी वृद्धाएं, वो वृद्धाएं तट पर जो बैठी हैं बगुलों जैसी दिखाई देती हैं। और विधवाएं जप ध्यान में मग्न, वो जप और ध्यान में लगी हुई है। और अगली पंक्ति देखने जैसी है कि मंथर धारा में बहता, मंथर का अर्थ है धीमे, मंथर धारा में बहता, उनके भीतर धीमे धीमे बह रहा है क्या? जिनका अदृश्य नहीं दिखाई देने वाला गति अंतर रोदन, गति अंतर रोदन का अर्थ है भीतर रोना। वो जप और ध्यान में बैठी हैं, लेकिन विधवा जीवन थोड़ा कष्टपूर्ण जीवन है उनका, और भीतर ही भीतर वो जो रो रही हैं वो लगातार चल रहा है। जिनका विधवाएं जप ध्यान में मग्न और मंथर धारा में बहता, जिनका अदृश्य गति रोदन, वो धीमे धीमे जो भीतर भीतर रो रही हैं वो लगातार चल रहा है। और दूर तमस रेखाओं सी, देखिए इसको, दूर तमस रेखाओं सी, और दूर अंधेरे की रेखाओं जैसी। तमस का अर्थ होता है अंधेरा। फिर उपमा है, दूर तमस रेखाओं से। आज अगर आप उपमा अलंकार नहीं भी जानते तो ठीक से पहचाने लगेंगे। सा है, से है, सरिस है, सम है, सदृश है। एक चीज को दूसरी चीज के समान बताना अलंकार है उपमा। दूर तमस रेखाओं सी, दूर अंधेरे के रेखाओं जैसी। उड़ती पंखों की गति सी चित्रित, उड़ते हुए पंखों की गति के समान दिखाई देती है क्या? सोन खगों की पांति, सोन पक्षियों की पंक्ति। सोन खग का अर्थ है सोन पक्षी, और पांति का अर्थ होता है पंक्ति। दूर अंधेरे की रेखाओं जैसी दिखाई देती है,
सोन पक्षियों की पंक्ति, सोन खगों की पांति, सोन पक्षियों की पंक्ति, और आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ को, नीरव का अर्थ है शांत, रव का अर्थ होता है भाई शोरगुल, तो नीरव नभ को करती मुखरित, मुखरित का अर्थ है गूंजना। वो सोन पक्षी जो आवाज कर रहे हैं उससे शांत आकाश गूंज रहा है। देखिए 3-4 पंक्तियां मिलकर एक अर्थ बना रही। चारों पंक्तियों को देखिए, दूर तमस रेखाओं सी, दूर अंधेरे के रेखाओं जैसी दिखाई देती है, क्या उड़ती गति की पंखों सी चित्रित, उड़ते पंखों की गति के समान दिखाई देती है। सोन खगों की पांति, सोन खगों की पंक्ति उड़ते हुए पंखों की गति सी दिखाई देती है, और आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ को करती मुखरित, और वो जो पंक्ति है सोन खगों की, सोन पक्षियों की जो पंक्ति है वो अपनी आर्द्र ध्वनि से शांत आकाश को गूंजा दे रही हैं, मुखरित गूंज रही हैं। और स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज, स्वर्ण चूर्ण का अर्थ है सोने के चूर्ण जैसी, उड़ती गोरज, गोरज का अर्थ है गायों की धूल, गायों की धूल मतलब गायों के खुरों से उड़ने वाली धूल। स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज, फिर अलंकार है देखिए उपमा, स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज, और किरणों की बादल सी जलकर, और किरणों के बादल के समान हो रही है वो, किरणों के बादल सी जलकर। शाम को देखिए सूरज डूब रहा है, सुमित्रानंदन पंत दृश्य बनाते हैं, शाम को सूरज डूब रहा है, सब कुछ सुनहरा हो रहा है, वहां गंगा जल भी पीला दिखाई दे रहा है। गायें जब घर लौटती हैं उनके खुरों से जो धूल उड़ती है वो सुनहरी है। स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज, और किरणों की बादल सी जलकर, और किरणों के बादल के समान वो दिखाई देती है। और सनन तीर सा जाता नभ में, सनन तीर सा, जैसे तीर सन की आवाज करते हुए जाता है वैसे ही आकाश में जाता है क्या, ज्योतित पंखों, ज्योतित का अर्थ है उजले, और उजले कैसे, सूर्य की रोशनी से, सूर्य डूब रहा है तो अधिक रोशनी में नहाए हुए हैं पक्षी। ज्योतित पंखों कंठों का स्वर, उजले पंखों और कंठों का स्वर आकाश में सन तीर सा जाता नभ में, तीर के समान आकाश में जा रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। फिर अलंकार है उपमा, सनन तीर सा जाता नभ में, तो अलंकार है उपमा। और लोटे खग, पक्षी लोटे, गायें घर लौटी, गायें भी घर को लौटी, और लोटे कृषक, कृषक भी घर लौटे, और कैसे, श्रांत, श्रांत का अर्थ है थकान या थके हुए। श्लथ, श्लथ वैसे कहते ढीले होने को यानी थका हुआ होना। श्रांत श्लथ, श्लथ का अर्थ भी वही है एकदम थका हुआ होना। श्रांत श्लथ डग धर, डग का अर्थ है कदम, थके हुए कदमों को धरते हुए कृषक भी अपने घर लौटे, और छिपे गृहों में म्लान चराचर, म्लान का अर्थ है थके हुए, म्लान का अर्थ है थके हुए, देखिए इसको, म्लान का अर्थ भी है थके हुए। चराचर का अर्थ सजीव और निर्जीव, यानी सभी लोग, ऐसा समझिए आप, शब्द का अर्थ तो सजीव और निर्जीव होता है। छिपे गृहों में म्लान चराचर, और थके हुए सभी लोग अपने घरों में छिप गए। छाया भी हो गई अगोचर, अगोचर का अर्थ है दिखाई नहीं देना, अगोचर का अर्थ लिख लीजिए आप लोग, दिखाई नहीं देना। छाया भी हो गई अगोचर, और लोटे पैंट, लोट पैंट से व्यापारी भी, पैंट का अर्थ आप समझिए हाट बाजार, लिख लीजिए, ऐसी जगह जहां व्यापारी खुले में अपना सामान बेचते हैं उसको पैंट कहते हैं। तो लोट पैंट से व्यापारी भी, पैंट से व्यापारी वापस लौटे, और जाते घर उस पार नाव पर, और नाव पर बैठकर उस पार अपने घरों पर जा रहे हैं। ऊंटों घोड़ों के संग बैठे खाली बोरों पर हुक्का भर, ऊंटों और घोड़ों के साथ बैठे हैं वो नाव में, खाली बोरों पर हुक्का भर, हुक्का भर के एकदम सुस्ता रहे हैं, कौन, वो सभी व्यापारी। और जाड़ों की सूनी द्वाभा में, जाड़ों का अर्थ है सर्दी में, सूनी द्वाभा में, द्वाभा का अर्थ है संध्या, जब रात और दिन मिल रहे हैं उस समय को कहते संध्या, संधि का अर्थ तो जोड़ना ही होता है। आप जाड़ों की सूनी द्वाभा में, जाड़ों की सूनी संध्या में झूल रही निशि छाया गहरी, निशि छाया का अर्थ है रात्रि की छाया,
रात्रि की छाया अब झूल रही है, धीरे धीरे रात्रि हो रही है, और डूब रहे निष्प्रभ विषाद में, और निष्प्रभ प्रभाहीन हो रहे। निष्प्रभ का अर्थ है चमक खो रहे। डूब रहे निष्प्रभ विषाद में, खेत बाग गृह तरु तट लहरी, सभी चीजें धीरे धीरे अपनी चमक खो रही है। धीरे धीरे संध्या के बाद रात आ रही है। कविता का शीर्षक ही है, देखिए, संध्या के बाद संध्या हुई है, फिर रात्रि कैसी आती है, इसका चित्रण है। देखिए, बिरहा गाते गाड़ी वाले। बिरहा एक राग है भाई, यूपी बिहार के गांव में बहुत गाया जाता है। बिरहा गाते गाड़ी वाले, गाड़ीवान बिरहा गा रहे हैं, और भूख भूख कर लड़ते कुकर। कुकर का अर्थ है कुत्ते। कुत्ते भौंक भौंक कर लड़ रहे हैं। हुआ हुआ करते शियार, और शियार हुआ हुआ की आवाज कर रहे हैं। देते विषण्ण, विषण्ण का अर्थ है दुखी या थकी, दुखी ठीक अर्थ है। निशिबेला को स्वर, निशिबेला का अर्थ है रात्रि। ये जो दुखी रात्रि है, इसको नया स्वर दे रहे हैं। कौन? हुआ हुआ करते शियार। शियार रात्रि को एक स्वर दे रहे हैं, हुआ हुआ करके। और माली की मड़ई से उठ, मड़ई का अर्थ है झोपड़ी। माली की मड़ई से उठ, नभ के नीचे, आकाश के नीचे, नभ सी आकाश के समान दिखाई देती है। धूमाली का अर्थ है धुएं के बादल। माली की झोपड़ी से जो ढेर सारा धुआं उठता है, वो आकाश के नीचे आकाश जैसा दिखाई देता है। माली की मड़ई से उठ, नभ के नीचे, आकाश के नीचे, नभ सी धूमाली। उस झोपड़ी से इतना धुआं उठ रहा है कि एक आकाश के नीचे नया आकाश बन गया है। अलंकार है उपमा। मंद पवन में तिरती, मंद पवन में तिरती, और वो जो धूमाली है यानी धुआं, मंद पवन में तिरती, वो धीमी पवन में तैर रहा है। नीली रेशम की सी हल्की जाली, और वो धुआं कैसा दिखाई दे रहा है? नीले रेशम की हल्की जाली जैसा दिखाई दे रहा है। देखिए, पीएससी कठिन प्रश्न बनाएगी तो इस तरह प्रश्न बनाएगी कि नीली रेशम सी हल्की जाली जैसा क्या दिखाई दे रहा है? धूमाली या धुएं का समूह। इसको हल करने का बड़ा सीधा तरीका है कि आप जो पाठ्य पुस्तक के पाठ्यक्रम में चल रहे हैं उनको बार बार पढ़िए। आप बार बार पढ़ेंगे तो पंक्ति सवाल के साथ ही आपको याद आनी चाहिए। बत्ती जला दुकानों में, दुकानों में बत्ती जलाकर बैठे सब कस्बे के व्यापारी, कस्बे के सारे व्यापारी वहां बैठे हैं। और मौन मंद आभा में, और चुपचाप मंद आभा में, हिम की ऊंग रही लंबी अंधियारी। हिम की ऊंग रही लंबी अंधियारी, अंधियारी का अर्थ है अंधेरा। सर्दी का अंधेरा भी जैसे ऊंघ रहा है, हल्की हल्की नींद जैसी ले रहा है। ठीक है, देखिए, धुआं अधिक देती टिन की ढबरी। जो टिन की ढिबरी है, टिन की ढिबरी का अर्थ आप समझिए छोटा दिया, छोटा दीपक। टिन से बनाया हुआ, टिन एक धातु होता है ना, अपने घरों में पीपे वगैरह बनते हो भाई उससे। ठीक है, तो धुआं अधिक देती टिन की ढबरी, टिन से बनी हुई ढबरी धुआं तो अधिक देती है, कम करती उजियाला, और उजाला कम करती है। मन से कड अवसाद श्रांति, मन से निकलकर, अवसाद का अर्थ भी होता है दुख, वैसे गहरा जमा हुआ दुख अवसाद कहलाता है। श्रांति, श्रांति का अर्थ है थकान। मन से बाहर निकलती है सारा दुख और सारी थकान, आंखों के आगे बुनती जाला, और आंखों के आगे एक जाला बना रही है। छोटी सी बस्ती के भीतर, देखिए अभी नया प्रसंग शुरू हो रहा है, नया प्रसंग शुरू हो रहा है। बस्ती में एक बनिया रहता है, इसको समझिए आप। बस्ती में एक बनिया रहता है, ऐसे रात हुई है और बस्ती में एक बनिया रहता है, तो बनिए की स्थिति का चित्रण है। वो कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है? धुआं अधिक देती है टिन की ढिबरी, उसने टिन की एक छोटी सी ढिबरी जला रखी है, कम करती उजियारा, उजाला कम करती है। और मन से कट अवसाद श्रांति, और मन से सारी थकान और सारा दुख निकलता है। आंखों के आगे बुनती जाला, वो अवसाद और शांति आंखों के आगे एक जाल बुनती है। छोटी सी बस्ती के भीतर वो बनिया कहाँ रहता है? छोटी सी बस्ती में रहता है। लेन देन के थोथे सपने, लेन देन के झूठे सपने देखता है कि मैं बहुत बड़ा लेन देन करूं। ऐसा करना संभव नहीं है, छोटी सी जगह पर रहता है वो।
तो लेन देन के छोटे थोथे सपने, लेन देन के झूठे सपने लेते हैं दीपक के मंडल में मिलकर, और वो लेन देन के सपने किससे मिलते हैं? दिए के मंडल से मिलते हैं। मंडराते घिर सुख दुख अपने, और बनिए की आंखों के आगे अपने सुख दुख कांपने लगते हैं। कंप कंप उठते लो के संग, और दिए की लो जैसे कांपती है वैसे ही कांपता है क्या? कातर उर क्रंदन, उर क्रंदन का अर्थ है हृदय का रोना। जैसे जैसे दिए की लो कांपती है वैसे वैसे बनिए के भीतर कांपता है क्या? कातर उर क्रंदन, उसके हृदय का क्रंदन कांपता है। और मूक निराशा, चुप रहने वाली निराशा भी साथ ही साथ कांपती है। क्षीण ज्योति ने चुपके ज्यों गोपन मन को दे दी हो भाषा, इस धीमे उजाले ने गोपन मन, गोपन मन का अर्थ है छुपा हुआ मन, मन के भीतर छुपा हुआ मन, गोपन का अर्थ है छिपा हुआ, आप जानते गोपनीय का अर्थ है छिपाने योग्य। तो क्षीण ज्योति ने चुपके जो गोपन मन को दे दी हो भाषा, गुप्त रहने वाले मन को जैसे इस हल्के उजाले ने एक भाषा दे दी हो। लीन हो गई क्षण में बस्ती, सारी बस्ती जैसे सोने लगी है। लीन हो गई क्षण में बस्ती, बस्ती जैसे एक क्षण में ही खो गई है कहीं। मिट्टी खपरे के घर आंगन, मिट्टी और खपरे के घर आंगन भी साथ ही खो गए। और भूल गए लाला अपनी सुधि, लाला अपने सपनों में इतने तन्मय हो गए कि अपनी सुध बुध खो गए। भूल गए लाला अपनी सुधि। देखिए मैं पहले बता दे रहा हूं कि ये जो प्रसंग पहले बता दिया हूं आपको, बस्ती में रहने वाले एक बनिया है उसके बारे में है। भूल गए लाला अपनी सुधि, लाला अपनी सारी सुध भूल गए। और भूल गया सब ब्याज मूल धन, ब्याज मूल धन की सारी बातें लाला भूल गया। सकुची सी यानी छोटी सी, परचून किराने की ढेरी, परचून किराना का अर्थ है खाने पीने की सामग्री की दुकान, लाला की छोटी सी दुकान है। सकुची सी परचून किराने की ढेरी वो पड़ी रह गई, लग रही तुच्छतर, लाला को बहुत तुच्छ लग रही है। क्या है, बेचने के लिए कुछ है नहीं, तुच्छतर छोटा, सॉरी छोटा लिखना है, तुच्छ का अर्थ है छोटा, न गिनने योग्य, इतना छोटा। तो लाला को लगा यार कुछ है ही नहीं है मेरे पास, लग रही तुच्छतर, उसको अपनी दुकान बहुत छोटी सी लग रही है। इस नीरव प्रदोष में आकुल, प्रदोष का अर्थ भी होता है संध्या, नीरव का अर्थ है शांत, लिख लीजिए आप। इस नीरव प्रदोष में आकुल उमड़ रहा अंतर जग बाहर, आकुल होकर उसका हृदय उमड़ रहा है। अनुभव करता लाला का मन, लाला का मन यह अनुभव करता है छोटी हस्ती का सस्तापन। लाला सोचता है मैं कितना छोटा, कितना क्षुद्र आदमी हूं। जब सुनसान संध्या हुई है, संध्या के बाद देखिए कविता का शीर्षक ही है संध्या हुई है, लाला बत्ती जलाकर बैठा है और सोचता है कि मैं कितना तुच्छ हूं। जाग उठा उसमें मानव, ऐसे समय में लाला के भीतर मानवता जागी। जाग उठा उसमें मानव, ओ असफल जीवन का उत्पीड़न, और उसको असफल जीवन में कितना उत्पीड़न झेलना पड़ा है वो सब जाग गया। दैन्य, दैन्य का अर्थ है गरीबी। दैन्य, दुख अपमान ग्लानि, लाला को क्या क्या झेलना पड़ा है, गरीबी दुख अपमान ग्लानि वो सब जाग गया। चिर क्षुधित पिपासा, पिपासा का अर्थ है प्यास, क्षुधित का अर्थ है भूख, चिर का अर्थ है लंबी, लंबे समय से लाला की जो प्यास है, लाला की प्यास है देखो भाई सफल आदमी बनने की, तो लाला के भीतर वही प्यास जागी है। चिर क्षुधित पिपाशा मृत अभिलाषा, लाला की मरी हुई इच्छाएं जागी है। बिना आय की क्लांति बन रही, देखिए दो दो पंक्तियां मिलकर अर्थ बना रही। बिना आय की क्लांति, क्लांति का अर्थ है थकान, लाला थकता तो बहुत है, आय कुछ होती नहीं। बिना आय की क्लांति, बिना आय की थकान बन रही उसके जीवन की परिभाषा, उसके जीवन की परिभाषा ये थकता बहुत है पर पैसा ज्यादा कमा नहीं सकता। जड़ अनाज के ढेर सदृश ही वह दिन भर बैठा गद्दी पर, जैसे अनाज पड़ा रहता है वैसे ही लाला गद्दी पर बैठा रहता है। बात बात पर झूठ बोलता, लाला को याद आता है शाम को पूरे दिन वो करता क्या है, बात बात पर झूठ बोलता, हर बात पर झूठे कस्में खाता है। और कोड़ी की स्पर्धा में मरमर, कोड़ी का अर्थ है रुपए का छोटा हिस्सा, कोड़ी की स्पर्धा में मरमर, एक एक कोड़ी के लिए वो बात बात पर झूठ बोलता है। फिर भी लाला सोचता है
फिर भी क्या कुटुंब पलता है? कुटुंब का अर्थ है परिवार। लाला सोचता है इतना झूठ बोलता हूँ, इतना झमेला करता हूँ, इतना थकता हूँ, फिर भी परिवार का पालन नहीं होता, और रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। स्वच्छ का अर्थ है साफ सुथरे, सुघर का अर्थ है अच्छी तरह, सुघड़ता से। लाला सोचता है यार कुटुंब पल भी नहीं रहा है, लोग अच्छी तरह रह भी नहीं पा रहे हैं, बना पा रहा वह पक्का घर। लाला सोचता है पक्का घर भी बनाया, नहीं बना सका। मन में सुख है, भीतर कोई सुख है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब नहीं है। जुटता है धन, लाला सोचता है कि धन जुटा सके, और खिसक गई कंधों में कथड़ी। कथड़ी समझिए, गुदड़ी भी कह सकते हैं आप। सर्दी में ओढ़ने का कोई वस्त्र जो घर पे ही बनाया हो, उसको कथड़ी कहते हैं। खिसक गई कंधों से कथड़ी, लाला सोचता है, सोचते सोचते कंधों से कथड़ी खिसक जाती है। ठिठुर रहा अब सर्दी से तन, अब लाला को ठंड लग रही है। सोच रहा बस्ती का बनिया, ऐसे सोचता है यार इतना झमेला करता हूं, फिर भी कुछ मुझे मिलता नहीं। और देखिए फिर क्या सोचता है लाला, कि घोर विवशता का निज कारण, अपनी विवशता का कारण सोचता है। शहरी बनियों सा वह भी उठ, क्यों बन जाता नहीं महाजन। लाला सोचता है वो भी शहरी बनियों की तरह महाजन क्यों नहीं बनता। रोक दिए किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन। लाला सोचता है मेरे जीवन की उन्नति कहाँ रुकी हुई है। क्या यह संभव नहीं कि व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन। लाला सोचता है क्या दुनिया की व्यवस्थाएं बदल नहीं सकती। कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण। कर्म और गुण जैसे हो वैसी ही तुमको आय और व्यय मिल जाए, जैसे तुम्हारे कर्म हो वैसी तुमको आय हो जाए। क्या यह संभव नहीं है। याद रखिए सुमित्रानंदन पंत बाद के दिनों में प्रगतिवादी हैं, और ये कविता अगर आपको पीएससी प्रश्न पूछे किस स्वर की कविता है, तो प्रगतिवादी कविता है। प्रगतिवाद यानी मार्क्सवाद का मूल लक्ष्य ही है सभी लोग समान हो। तो लाला यही सोचता है कि सब बराबर क्यों नहीं है। तो देखिए कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण। घुसे घरौंदों में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे जन। लाला सोचता है लोग अपने अपने घरों में खुद खुद की सोचते हैं। क्या ऐसा कुछ नहीं फूंक दे जो उनमें सामूहिक जीवन। क्या लोगों में कोई सामूहिक जीवन नहीं फूंका जा सकता। मिलकर जन निर्माण करें जग। जन का अर्थ है लोग इस संसार को बनाएं, मिलकर भोग करें जीवन का, जीवन को मिलकर भोग सकें। ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्या। जन विमुक्त हो जन शोषण से। जन का अर्थ है लोग, लोग लोगों के शोषण से मुक्त हो जाए, ऐसा लाला सोचता है। हो समाज अधिकारी धन का, पूरे समाज को धन मिल जाए। याद रखिए यही मार्क्स की मूल थ्योरी है। दरिद्रता पापों की जननी। लाला सोचता है गरीबी ही सारे पाप उत्पन्न करती है। मिटे जनों के पाप ताप भय, लोगों के पाप ताप और भय मिट जाएं। सुंदर हो अधिवास, अधिवास का अर्थ है निवास, लिख लीजिए इस शब्द का अर्थ है सुंदर हो अधिवास, लोगों का निवास अच्छा हो। वसन तन, कपड़े अच्छे हो, शरीर अच्छे हो। पशु पर फिर मानव की हो जाए, और मनुष्य पशुओं के स्तर से थोड़ा ऊपर उठ जाए। व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी, व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी। दोषी जन के दुख क्लेश की, जन का श्रम जन में बंट जाए। लोगों का श्रम जो है वो लोगों में बंट जाए, ऐसा नहीं हो सकता क्या। प्रजा सुखी हो देश देश की, हर देश के लोग सुखी हो जाएं। टूट गया वह स्वप्न वणिक का, बनिया ऐसे सपने देख ही रहा है कि सभी बराबर क्यों नहीं हो जाते, सबको अच्छा क्यों नहीं मिल जाता, सब शोषण से मुक्त क्यों नहीं हो जाते। देखिए ये सुमित्रानंदन पंत की कविता महान कविता है, क्योंकि आदमी के भीतर छिपे हुए विरोधाभास को दिखाती है, अंतर विरोध को दिखाती है। बनिया क्या सोच रहा है कि सब मुक्त हो जाएं, शोषण से मुक्त हो जाएं, सब अच्छे हो जाएं, ऐसा कुछ करना चाहिए। और फिर देखिए कैसे मूड जाती है कविता। आई जब बुढ़िया बेचारी, बनिया का स्वप्न टूट गया कब। आई जब बुढ़िया बेचारी, एक बुढ़िया आई तो बनिया का सपना टूट गया।
आध पाव आटा लेने। वो बुढ़िया किस लिए आई? आध पाव आटा लेने। आप देख सकते कोई कितना गरीब आदमी होगा कि आध पाव आटा लेने के लिए आया होगा। लो लाला ने फिर डंडी मारी, लेकिन लाला अपनी आदत से मजबूर है। डंडी मारी यानी कम तोला। डंडी मारने का अर्थ है कम तोलना। लाला पहले क्या सोच रहा है कि सभी शोषण से मुक्त क्यों नहीं होते, और खुद लाला ने क्या किया है? लो लाला ने फिर डंडी मारी। लाला ने फिर से डंडी मारी। चीख उठा घुग्गू डालों में, और घुग्गू डालों के ऊपर बैठा चीखने लगता है। घुग्गू एक पक्षी होता है भाई। लोगों ने पट दिए द्वार पर। पट दिए द्वार पर यानी दरवाजा बंद किया। निगल रहा बस्ती को धीरे। पूरी बस्ती को धीरे धीरे निगल रहा है क्या? गाढ़ अलस। गाढ़ अलस, गहरे आलस। गाढ़ अलस का अर्थ है गहरा आलस। और निद्रा का अजगर, और निद्रा का अजगर लोगों को धीरे धीरे निगल रहा है। तो ये सुमित्रानंदन पंत जी की कविता है संध्या के बाद। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।